तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रह्मांड, सौरमंडल, अक्षांश एवं देशांतर के संबंध में। और इसके रिगार्डिंग जो आपका जो ये परफेक्शन है इसका प्लान है तो उसका डे की बात करेंगे तो डे 27 है। ठीक है, डे 27 है। अब कोशिश करेंगे डे 27 के संपूर्ण प्रश्नों को एक ही क्लास में समाप्त करने की। तो डे 27 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड, सौरमंडल, अक्षांश एवं देशांतर। और सॉरी फॉर डिले, क्योंकि वीडियो काफी लेट आ रही है, क्योंकि पर्सनल रीजन की वजह से और थोड़ा सा ड्यूटी की वजह से क्लासेस आपकी मैं रेगुलर नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन चलिए, आज मैंने क्लास शुरू किया है और उम्मीद करते हैं आगे भी समय से होती रहेगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो रहा आपके सामने ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विस्तारित ब्रह्मांड के परिकल्पना के प्रतिपादन एडविन हब्बल को कहा जाता है। वैज्ञानिक धरातल पर सर्वप्रथम पृथ्वी की गोलाव आकृति को न्यूटन ने सिद्ध किया। अब पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ग्रहाणु परिकल्पना के प्रतिपादक चैम्बरलिन एवं मोल्टन को माना जाता है। और जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा बिग बैंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। बताना है कौन सा सही नहीं है, मतलब विच स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका आंसर लिया कोई भी नहीं, मतलब सारे ही सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। मतलब जॉर्ज लेमेंटर साहब को बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था, इसके लिए इनको जानते ही बिल्कुल सही है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ग्रहाणु परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे, तो चैम्बरलिन एवं मोल्टन को मानते, ये भी आपका सही है। वैज्ञानिक धरातल पर सर्वप्रथम पृथ्वी की गोलाव आकृति को किसने बताया था, न्यूटन ने सिद्ध किया था, ये भी सही है। ठीक है, विस्तारित ब्रह्मांड के परिकल्पना के प्रतिपादक एडविन हब्बल को माना जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो सारे ही कथन की बात करेंगे, सारे ही कथन सही है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट को भी, सोल्यूशन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो पेलिडोनियस को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, पेलिडोनियस को भौतिक भूगोल का जनक कहते हैं। एडविन हम्बल ने विस्तारित ब्रह्मांड के परिकल्पना का प्रतिपादन किया। अब वैज्ञानिक धरातल पर सर्वप्रथम पृथ्वी की गोलाव आकृति को न्यूटन ने सिद्ध किया था। अरस्तु ने सर्वप्रथम पृथ्वी की गोलाव आकृति के बारे में बताया था। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सार्वभौमिक सिद्धांत बिग बैंग का प्रतिपादन किसने किया था, जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। अब पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ग्रहाणु परिकल्पना के प्रतिपादक चैम्बरलिन एवं मोल्टन को माना जाता है। ठीक है, आप देखेंगे आगे के प्रश्नों को। तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट देखिए, कॉस्मोस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। ठीक है, सर्वप्रथम पनामा जल संधि के आर पार नहर बनाने का विचार आया। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी शब्द के प्रतिपादक भी थे ये। और सर्वप्रथम समताप रेखा को मानचित्र पे दिखाया। तो ये व्यक्ति कौन थे, उनके संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस व्यक्ति का नाम था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है, हम्बोल्ट साहब, ध्यान में रखेंगे। तो कॉस्मोस का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड होता है। इस ग्रंथ की रचना करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। सर्वप्रथम पनामा जल संधि के आर पार नहर बनाने का विचार इन्हीं को आया था। अब पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, कंप्लीट हो गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी शब्द के प्रतिवादक भी थे। सर्वप्रथम समताप रेखा का मानचित्र पर दिखाया था, किसने दिखाया था, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है, ध्यान में रखना है, नाम इंपॉर्टेंट है। हम्बोल्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समताप रेखा को मानचित्र पे दिखाया था। ठीक है, अब चलेंगे आगे। निम्न कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा है जिसके अंतर्गत तारे श्वेत बावन एवं कृष्ण बावन बनते हैं और ऊपर न्यूट्रॉन तारा या फिर ब्लैक होल बनते हैं, जिसे चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने किया था। निहारिका के गैसीय बादलों को सिकुड़ने से क्या होता है, तो तारा बनता है। ठीक है, अब आते हैं आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है, मतलब इसका आंसर देखेंगे कौन सा, तो कौन सा सही है। तो सारे ही सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वो सीमा है जिसके अंतर्गत तारे श्वेत बावन एवं कृष्ण बावन बनते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर क्या होता है, न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल बनते हैं, जिसे चंद्रशेखर सीमा के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक होल की खोज डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने किया था, बाद में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। विशाल तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में होता है। ठीक है, मतलब विशाल तारा का अंत किस रूप में होता है, ब्लैक होल में जाके वो समा जाते हैं। निहारिका के गैसीय बादलों के सिकुड़ने से क्या होता है, तो तारा का निर्माण होता है। उल्का पिंड से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, बताइए उल्का पिंड क्या है। तो ध्यान में रखना, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल के प्रविष्ट हुए द्रव का अंश को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे, तो उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसका सोल्यूशन भी देखते हैं। उल्का बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव के अंश, यह एक ठोस आकाशीय पिंड होते हैं जो वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। संघर्ष के कारण जल उठते हैं तथा चमकीले प्रकाश क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, टूटते हुए तारे की भांति प्रतीत होते हैं। यह उल्का पिंड, ये उल्कापात के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, जिसमें लोहा तथा निकल के अंश की प्रधानता होती है। ठीक है, ये कुछ मिश्र धातुओं तथा सिलिकेट खनिजों से बने पत्थर के समान ही मतलब क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं। ठीक है,
5 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है 5 नंबर प्रश्न। वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किन किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं, मतलब क्या क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से ब्रह्मांड जो है अभी भी मतलब क्या हो रहा है, फैल रहा है, ठीक है। तो कारण की बात करेंगे तो अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, ये भी ठीक है। अंतरिक्ष में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन, ठीक है। ये दोनों के दोनों कारण को क्या लिया है, तो दोनों कारण को क्या लिया है, सही लिया है, ठीक है। ब्रह्मांड में निरंतर विस्तरण के साक्ष्य के संबंध में कथन एक और कथन दो सही है, ठीक है। तो कथन एक में क्या है, तो कथन एक में था अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन, ठीक है। दोनों को दोनों क्या है, तो सही कारण है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या, ठीक है, 6 पे, ठीक है। अब यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों पे विचार करना है, सेफिड, निहारिकाए और पल्सर। पल्सर जो होता है तेजी से घूमने वाला तारा होता है, ठीक है। तो बोल रहा है इसमें से कौन सा कथन सही है, तो केवल एक सही है, ठीक है। उपर्युक्त में से केवल एक कथन सही है, युग्म 3 सही है, मतलब ये वाला सही है। पल्सर न्यूट्रॉन स्टार तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन समाप्त हो जाता है, उनका निपात हो जाता है, ठीक है। ये पूछा था, पल्सर के बारे में पूछा था आपका 69 या फिर 68 बीपीएससी में पल्सर से संबंधित प्रश्न था। निहारिकाएं के संबंध में तारे जो अपवर्ती रूप में जलते और बुझते, गलत है। सेफिट की बात करेंगे, अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल है, ये भी गलत है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, क्योंकि पल्सर को न्यूटन तारा कहते हैं। न्यूटन तारे तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है और उनका निपात हो जाता है। पल्सर वस्तुतः एक खगोलीय पिंड है जो स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंग उत्सर्जित करता है। युग्म एक और दो की बात करेंगे, सही नहीं है, गलत है। रीजन क्या है, क्योंकि सेफिड अंतरिक्ष में धूल कण एवं गैस के विशाल बादल वरण तारे होते हैं जो समय समय पर चमकते रहते हैं, ठीक है, और मंद होते रहते हैं, ठीक है, मतलब भूख भाग करता रहता है, ठीक है, सेफिड्स। पुंज को ध्यान में रखेंगे, इसलिए आकाश में कुहरे, ठीक है, ध्यान में रखें, संस्कृत शब्द निहार का अर्थ होता है कुहरा होता है, इसलिए आकाश में कुहरे एवं धुएं की तरह नजर आने वाले प्रकाश पुंज को निहारिका कहा जाता है। निहारिका को लैटिन शब्दावली में नेबुला भी कहते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी शब्द या फिर लैटिन शब्द नेबुला है, लेकिन इसको निहारिका के तौर पर भी जानते हैं, ये भी आप ध्यान में रखोगे। आगे देखेंगे, निम्न में से असत्य कथन को दिए गए पुट के माध्यम से चिन्हित करें। हमारा सौर परिवार जिस आकाश गंगा में उसे मंदाकिनी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा की बात करेंगे, क्या दिया हुआ है, हमारी आकाश गंगा के सबसे नजदीक मंदाकिनी पॉरक्सीमा सेंचुरी है, तो बताना है असत्य कथन कौन है, तो पॉरक्सीमा सेंचुरी गलत है ना, ये गलत दिया हुआ। बाकी हमारे सौर परिवार जिस आकाश गंगा में है उसको मंदाकिनी कहते हैं, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। हमारा सौर परिवार जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या बोले, मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी में एक प्रकाश सरिता सदृश दृष्टि गोचर होता है उसे स्वर्ग की गंगा या फिर मिल्की वे का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। मंदाकिनी आकाशगंगा की आयु लगभग कितना वर्ष है, तो 12 वर्ष, 12 अरब वर्ष है। हमारी मंदाकिनी की सबसे नजदीक स्थित की बात करेंगे, आकाशगंगा का एंड्रोमेडा, ठीक है। हमारे मंदाकिनी का सबसे पड़ोसी आकाशगंगा है, उसका नाम क्या है, एंड्रोमेडा था। प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य की सबसे नजदीकी तारा है, ठीक है। अगर कभी पूछा जाए तो बताओ प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है, तो सूर्य का सबसे नजदीकी तारा को क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमा सेंचुरी बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे नजदीकी तारा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे तो कौन सा प्रश्न है वो भी जरा हम लोग बात करते हैं उस पे। निम्न कथनों पर फिर से आपको विचार करना, तारे के कोर में जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तब वो तारा रक्त दानव रेड जाइंट बन जाता है, बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखना, 3 गुने से अधिक और द्रव्यमान के तारे अंततः कृष्ण बीवर मतलब ब्लैक होल में विघटित हो जाते हैं, ठीक है। हीलियम नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन में परिवर्तित होता है, तो ये आपका गलत है। आपका एक का दो सही है, ठीक है, क्योंकि नाभिकीय संलयन की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हीलियम हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन हीलियम में, ठीक है, ये उल्टा दे दिया है। तारे के कोर में जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तब यह तारा रक्तदानव बन जाता है, किंतु 3 गुने अधिक सौर द्रव्यमान के तारे अंततः कृष्ण बीवर में विघटित होते हैं। 3 गुने से कम सौर वाले द्रव्यमान वाले तारे अंततः न्यूट्रॉन स्टार के रूप में विघटित होते हैं। हीलियम नाभिकीय संलयन द्वारा कार्बन में परिवर्तित होता है, न कि हाइड्रोजन में, ये आपका गलत दिए हुआ है, ठीक है, इसको जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मतलब तारों में या फिर कौन सी प्रोसेस होती है, तो क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। चाहे सूर्य में हो गया, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम काम करता है, नाभिकीय विखंडन पे परमाणु बम। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, आकाश से गुजरने वाली कठोर पदार्थ की वो सहंती जो पृथ्वी के अवमंडल के साथ घर्षण के द्वारा गर्म हो जाने पर तापदीप्त होकर दृष्टिगोचर होने लगती है उसे उल्का कहते हैं।
उल्का को सामान्य रूप से लियोनिड भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। आकाश से गुजरने वाली कठोर पदार्थ की वो सहंति जो पृथ्वी के अवमंडल के साथ घर्षण द्वारा गर्म होने पर तापदीप्त होकर दृष्टिगोचर होने लगती है, उसे उल्का कहते हैं। रात में आप लोगों ने उल्का को गिरते हुए देखा होगा। जब आकाश से गिरने के बाद क्या होता है, जब पृथ्वी के समीप आता है तो वो घर्षण की वजह से क्या होता है, वो क्या होता है, वो फट जाता है, ठीक है। और उल्का जो सामान्य रूप से लियोनिड भी कहा जाता है, ये भी आपका सही है, ठीक है। आकाश से गुजरने वाली कठोर पदार्थ की वो साइंति जो पृथ्वी के अवमंडल के साथ घर्षण द्वारा गर्म हो जाने पर तापदीप्त होकर दृष्टिगोचर होने लगता है, उसे उल्का कहते हैं। उल्का का सामान्य रूप में टूटता तारा या फिर लियोनिड भी कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग जब उल्का गिरने लगते हैं तो बोलते हैं 20 पूरा होता है, बस ऐसा ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन कीजिए। भूमध्य सागर पर वर्ष भर रात एवं दिन बराबर होते हैं, ठीक है। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को मैश या फिर ग्रिड कहते हैं। क्रोनोमीटर से ग्रीनविच, ठीक, क्रोनोमीटर क्या होता है, समय मापने वाला को क्रोनोमीटर होता है, समय मापी को क्रोनोमीटर कहते हैं। तो क्रोनीमीटर से ग्रीनविच समय के साथ साथ किसी भी स्थान का देशांतर पता कर सकते हैं। तो बताना निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, ठीक है। तो इसका इनमें से कोई नहीं, मतलब सारे ही सारे की बात करेंगे सत्य कथन है, ठीक है। ध्यान रखें, भूमध्य सागर पर वर्ष भर रात एवं दिन बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, 22 दिसंबर का उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप कनाडा में स्थित है, ठीक है। अक्षांश में देशांतर रेखाओं के जाल को मैश या फिर ग्रिड कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इसे चाहो तो याद कर सकते हैं। अब क्रोनोमीटर की बात करेंगे, इसे समय की माप करते हैं ना, की सहायता से हम ग्रीनविच, ठीक है, समय के साथ साथ स्थान का भी देशांतर पता कर सकते हैं। अतः सारे ही सारे कथन की बात करेंगे, ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, सारे ही सारे कथन की बात करेंगे आपका सही है, ठीक है। आप देखिए, पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक की तारा की बात करेंगे तो पृथ्वी के सबसे नजदीक की तारा तो सूर्य ही होगा, ठीक है। पृथ्वी के सूर्य के सबसे नजदीक तारा की बात करेंगे तो प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, ठीक है। हमारी गैलेक्सी के सर्वाधिक नजदीकी गैलेक्सी की बात करें एंड्रोमेडा हो जाएगा। हमारी गैलेक्सी का पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाला भाग की बात करेंगे तो मिल्की वे होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा तो हमारा सूर्य अपना बच्चा, ठीक है। और सूर्य का सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। हमारी गैलेक्सी का पृथ्वी से किस गैलेक्सी में हम लोग मिल्की वे है ना, तो मिल्की वे के पड़ोसी की बात करेंगे तो एंड्रोमेडा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, तो हमारी गैलेक्सी के सर्वाधिक नजदीकी गैलेक्सी कौन है, जिसको आकाश गंगा कहते हैं, उसको एंड्रोमेडा कहते हैं, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा सूर्य खुद, सूर्य के सर्वाधिक नजदीकी तारा था प्रोक्सिमा सेंचुरी, हमारी गैलेक्सी के सर्वाधिक नजदीकी गैलेक्सी था एंड्रोमेडा, और हमारी गैलेक्सी का पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाला भाग तो ध्यान में मिल्की वे, ठीक है। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। तारे अपना जीवन प्राप्त करते हैं, तो भाई साहब तारे में कौन सी प्रोसेस होती है, तो आपको पता होना, तारे में नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। या फिर उसमें गुरुत्वीय संकुंचन भी होता है, इसलिए तारे जो होते हैं ना, क्या होता है, उसमें गुरुत्वीय संकुंचन भी होता है, साथ में नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। क्या होता है, तो तारे के अंदर ही अंदर दाब के अधिक बढ़ने से गैसीय पदार्थों का और अधिक केंद्रीयकरण रुक जाता है। तारों में गुरुत्वाकर्षण बल संपीड़न उत्पन्न करता है, और दूसरा बल संलयन अभिक्रिया द्वारा मुक्त ऊर्जा के कारण उत्पन्न आंतरिक दबाव के कारण होता है। इन दोनों बलों में हजारों अरबों वर्ष का संतुलन बना रहता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप की बात करेंगे तो सूर्य ही है, ठीक है। कितना दूरी है, तो ध्यान में रखेंगे, मिनिमम दूरी की बात करेंगे तो 14.98, ठीक है, मिलियन किलोमीटर। और वैसे अगर देखेंगे तो 15, ठीक है, सॉरी, इसको क्या मिलियन को बिलियन बोल देंगे ना, ठीक है। 14.98 बिलियन हो जाएगा, 15 बिलियन हो जाएगा, ठीक है। क्या मिलियन किलोमीटर दिया हो ना, 150 है ना, इसको बिलियन में आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, ये मिनिमम है, ये एवरेज होता है, ठीक है। ये पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर है। इसकी वर्तमान आयु की बात करेंगे तो 4 से 5 अरब वर्ष है। पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं, 20 भी दिया रहता है कहीं कहीं पे, ठीक है, 8-16 है ना, ठीक है। सूर्य का आयतन पृथ्वी से कितना, 13 लाख गुना अधिक है, ठीक है, मतलब पृथ्वी से काफी बड़ा है। सूर्य के रासायनिक संगठन में क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम एवं अन्य तत्वों का प्रमुखता पाई जाती है। इसमें अगर बात करेंगे तो टोटल 98% तो क्या होता है ना, हाइड्रोजन और हीलियम होता है, और 2% में अन्य तत्व होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे पृथ्वी का सतह का तापमान कितना होता है, सतह का तापमान की बात करेंगे, मतलब बाहरी हिस्सा, ठीक है, तो मात्र 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन उसका केंद्र जो होता है एकदम बीचों बीच का हिस्सा, वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा पावरफुल, ठीक है, ध्यान में रखना।
अब आते हैं और भी कुछ प्रश्न करते हैं। यह नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप प्रति सेकंड 40 लाख टन ऊर्जा तापमान के रूप में प्रदान करता है। समझ रहे? मतलब सूर्य के केंद्र में कौन सा प्रोसेस होता है? नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फ्यूजन ही बोलते हैं ना संलयन को। हाँ सर, फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो हाँ इसको सर, ध्यान में फ्यूजन। रखेंगे। बिल्कुल ठीक है। आप देखेंगे निम्न में से कौन सौरमंडल का भाग है? तो सौरमंडल के भाग में क्षुद्र ग्रह भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, अगर बात करेंगे तो धूमकेतु भी आएंगे, वो भी आएंगे, और ग्रह भी आएंगे। ठीक है, और सौरमंडल का मुखिया कौन है? तो सौरमंडल का मुखिया सूर्य है। ठीक है, ये सब क्या है? परिवार का हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रखें, निहारिका नहीं आती है। ठीक है, सौरमंडल का निर्माण की बात करेंगे तो 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में सूर्य और ऐसे नाभिकीय, ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से उससे जुड़े रहते हैं, मतलब सूर्य से जुड़े होते हैं। इसमें ग्रह आते हैं, बौने ग्रह आते हैं, प्राकृतिक उपग्रह आते हैं। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, उल्का। प्राकृतिक उपग्रह डेट मीन्स अगर बात करेंगे तो चंद्रमा क्या है? ठीक है, क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। या फिर बृहस्पति के जो उपग्रह है, शनि के जो उपग्रह है, वो सब क्या है? तो सबके सब प्राकृतिक उपग्रह है, तो वो भी आपका सौरमंडल का हिस्सा है। उल्का भी आता है, धूमकेतु भी आता है, और भी खगोलीय ध्रुव है, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं। ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं बुध अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है। ठीक है, बुध का एल्बिडो पृथ्वी के तुलना में अधिक है। बताना कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर लिया है, केवल एक सही है। ठीक है, तो बुध अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश ग्रहण क्यों करता है? क्योंकि सूर्य के तो नजदीक भी तो है ना। बताना है सिर्फ परावर्तित प्रकाश देखने पर किसी पिंड को एल्बिडो उसकी चमक अर्थात चाक्षुष ध्रुति निर्धारित करता है। बुध बहुत ही अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, किंतु इसका एल्बिडो पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होने के कारण इसमें चमक होती है। पृथ्वी का एल्बिडो 0.367 है, जबकि बुध का कितना है? 0.138 है। ठीक है, बताना है सूर्य की परिक्रमा की समयावधि सूर्य से ग्रहों की दूरी पर निर्भर करती है। बिल्कुल ठीक है, जितना मतलब ध्यान में रखेंगे ग्रह की दूरी होगी उतना ही समय कम लगेगा, सॉरी अधिक लगेगा। मंगल ग्रह पृथ्वी का अपेक्षा सूर्य के निकट दूरी पर स्थित है। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट है? तो केवल एक सही है। ठीक है, बाकी दूसरा गलत है, क्योंकि मंगल ग्रह की बात करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा? मरकरी। ठीक है, मतलब बुध सबसे पहले, उसके बाद शुक्र आता है। शुक्र शुक्र के बाद पृथ्वी पृथ्वी। है। ठीक है, उसके बाद मंगल आता है। ठीक है, उसके बाद मंगल, तब मंगल से पहले पृथ्वी है, ध्यान में रखेंगे। न कि मतलब मंगल के बाद है, तो ये भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो सूर्य के अगर बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द सन, आपको पूरा याद है ना? सो मतलब कौन सा ग्रह कितने नंबर पे आता है? पृथ्वी तीसरा नंबर पे है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो केवल पहला स्टेटमेंट ही सही। सूर्य की परिक्रमा समयावधि सूर्य से ग्रहों के दूरी पर निर्भर करती है। मान लीजिए कि बुध सबसे नजदीक है पृथ्वी सूर्य के, तो बुध अगर पृथ्वी के सबसे सूर्य के सबसे नजदीक है, तो जाहिर सी बात है बुध को ये इसके घूमने में बहुत कम समय लगेगा। शुक्र को बुध से ज्यादा लगेगा, पृथ्वी को इससे ज्यादा लगेगा, और सबसे जो दूर में जो होगा उसको बहुत ही ज्यादा लगेगा, क्योंकि डायमेंशन जब ये घूमेगा, जब यहाँ पे कोई रहेगा तो ये जो घूमेगा तो एरिया क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जबकि सूर्य के कोई पास रहेगा तो वो उसका घूमेगा तो क्या होगा? उसका डायमेंशन कम होगा। तो जाहिर सी बात है जो जितना नजदीक सूर्य के, उसको मतलब सूर्य की परिक्रमा करने में कम समय लगेगा, जो जितना दूर उसको सूर्य की परिक्रमा करने में अधिक समय लगेगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे सूर्य की परिक्रमा की समयावधि सूर्य से ग्रहों की दूरी पर निर्भर करते हैं, अर्थात तो जो सूर्य से जितना दूर होगा उसकी परिक्रमा अवधि उतना ही अधिक होगी। सूर्य से मंगल की दूरी जो भी हो इतना लिखा हुआ किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी का, ठीक है, 14 करोड़ 96, क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, दो चौदह करोड़ करोड़ छन्ने छियानवे लाख लाख किलोमीटर ठीक है, अर्थात मंगल ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित है, तो जो जितना दूर रहेगा उसको उतना समय लगेगा। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह की बात करें, बृहस्पति है। बृहस्पति सर्वाधिक तेज गति से घूमने वाला ग्रह है। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ध्यान में रखेंगे, इसका बात करेंगे तो इसका दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह की बात करें बृहस्पति है, बिल्कुल ठीक है। इसका व्यास की बात करेंगे तो 1,42,800 किलोमीटर है। इसका औसत घनत्व 1.33 ग्राम घन सेंटीमीटर है। उल्लेखनीय कि अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेजी से गति करने वाला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बृहस्पति है, मतलब अपने अक्ष पे घूमने वाला। अपने अक्ष पे कैसे घूमोगे? देखिए दो तरह का चीज होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मंदिर है, ठीक है, तो मंदिर के चारों तरफ घूम रहे हो तो मंदिर का परिक्रमा कर रहे हो, करते हैं ना लोग मंदिर का परिक्रमा। ठीक है, क्या कर मंदिर के परिक्रमा कर रहे हो। ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति जो है जैसे मान लीजिए कभी कभी जब बच्चा, जब हम रहते रहते थे ना, जब छोटे बच्चे थे,
और वहां पे आप देखोगे जमीन जब दलदली होती थी तो हम लोग अपने एक पैर पे खड़ा होकर घूम जाते थे चारों तरफ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपने अक्ष पे घूमना। तो जो प्लैनेट जो होता है या फिर ग्रह जो होता है वो अपने अक्ष पे भी घूमता है, और साथ में आप देखोगे तो मतलब परिक्रमा करता है। तो परिक्रमा किसका करेगा भाई? तो परिक्रमा अपने मुखिया के करेगा, सूर्य की परिक्रमा करेगा, ठीक है। तो प्लानेट जो होता है अपने अक्ष पे घूमता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो उसे दिन और रात बदल जाता है, ठीक है ना। और जब उसके सूर्य का जब पूरा परिक्रमा जब पृथ्वी करती है तो उससे मतलब क्या होता है, साल बदलता है, मौसम बदलता है। तो ये भी आप ध्यान में रखोगे। प्लूटो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पे है, ध्यान में रखना है। प्लूटो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पे है। आप प्लूटो की बात करेंगे तो क्या है प्लूटो? तो प्लूटो एक प्रकार का बौना ग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ध्यान में, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, ये भी बिल्कुल सही है। रिया शनि का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। रिया शनि का सबसे छोटा उपग्रह, इसको गलत लिया है। बाकी की बात करें 1 और 2 सही है, ठीक है। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या बढ़ते घटते रहता। करंट का क्वेश्चन इसमें 62 दिया हुआ। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका व्यास, ठीक है, 51,050 किलोमीटर है। शनि का दूसरा बड़ा उपग्रह रिया है, ठीक है। तो पहले नंबर पे टाइटन और दूसरे नंबर पे की बात करेंगे तो रिया है, ठीक है, जिसका व्यास 1530 किलोमीटर है। प्लूटो सभी सौरमंडलीय पिंडों में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पे आता है। यह सूर्य का चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय, ठीक है, ध्यान में 247.7 वर्ष लगा देता है, ठीक है। भारतीय सी ऑफ ट्रांकुलिटी कहाँ पे है? तो ध्यान रखना है, सी ऑफ ट्रांकुलिटी की बात करेंगे तो चंद्रमा पे है, ठीक है। इसको शांति सागर भी कहते हैं, ठीक है। ट्रांकुलिटी का मतलब शांति होता है और सी का मतलब सागर होता है, ठीक है। तो इसको शांति सागर कहते हैं। कहाँ पे आपको मिलेगा? तो चंद्रमा पे मिलेगा, ठीक है। चंद्रमा पे काले धब्बे वाले क्षेत्र को सी ऑफ ट्रांकुलिटी या फिर शांति सागर के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा के इसी भाग पे प्रथम शमानव मतलब मानव के साथ चंद्रयान जो अपोलो की बात करेंगे, जो कि मतलब ध्यान में रखेंगे कब, 1969 में, ठीक है। अपोलो 11 जो था उतरा था, ठीक है। और उसमें दो व्यक्ति थे, एक का नाम नील आर्मस्ट्रांग साहब था, दूसरा का नाम एडविन एल्ड्रिन था। दोनों व्यक्ति चंद्र तल पे पदार्पण किया था, ठीक है। तो किन क्षेत्र में उतरा था? तो सी ऑफ ट्रांकुलिटी पे उतरा था, शांति सागर पे उतरा था, ठीक है। चंद्रमा के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। इसकी कक्षा दीर्घवृत्तीय और झुकाव युक्त है। इसे पृथ्वी की सतह से एक समय में केवल 90% भाग ही देखा जा सकता है, तो गलत है। कि पहला सही है। पृथ्वी के सतह से चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग देख सकते हैं? तो ध्यान रखेंगे 59% भाग को देख सकते हैं। कितना देख सकते हैं? 59%। कहीं कहीं पे 57% भी दिया रहता है, ठीक है। तो ध्यान में 59% हिस्सा को आप पृथ्वी से चंद्रमा को देख सकते हैं, मतलब पूरे हिस्सा को नहीं देख सकते हैं, केवल 59% हिस्से को ही देख सकते हैं। रीजन क्या है? तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा दीर्घवृत्तीय और झुकाव युक्त है, ठीक है। तो मतलब दीर्घवृत्तीय झुकाव युक्त है, इसलिए पूरा नहीं देख सकते हैं। फलस्वरूप चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पे होता है तो छोटा, और जब निकटतम दूरी पे होता है तो बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा के इसी लिबरेशन के कारण पृथ्वी के सतह से एक समय में उसका केवल 59% भाग ही दिखाई देता है, ठीक है। ध्यान रखें, चंद्रमा का एक भाग सदैव पृथ्वी की ओर उन्मुख होता है। चंद्रमा अपने अक्ष पे 27 दिन 60 घंटे 43 मिनट में चक्कर लगाता है। अपने अक्ष पे कितना दिन में घूम जाता है, ठीक है, एक रोटेशन पूरा करता है अपने अक्ष पे। तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट, ठीक है। ध्यान रखिए ये अपने अक्ष पे घूमता है, हालांकि सूर्य की परिक्रमा करने में इनको अधिक समय लगेगा। सूर्य के संबंध में बात करेंगे तो निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? बात करेंगे सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचने 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। कहीं के पे 8 मिनट 20 सेकंड भी दिया रहेगा, बता दे रहा हूं पहले ही, ठीक है। सूर्य की सतह का प्रकाश मंडल का तापमान की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे 6000 डिग्री सेल्सियस है। केंद्र के तापमान की बात करेंगे तो 15 लाख, ठीक है, डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे 6000 है, ठीक है, बिल्कुल ये भी ठीक है। सूर्य के केंद्र का नाम 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड गलत है, लाख में चला जाता है। सौर चक्र की खोज सैमुअल हेनरिक शार्वे ने की थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे तो तीसरा वाला गलत है, बाकी सारे ही सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है। कहाँ पे? सेंटर, मान लीजिए सूर्य है तो सूर्य का ये सेंटर हुआ ना, तो इसका तापमान की बात करेंगे 15 लाख है, ठीक है। और ये क्या हुआ? ये इसका सतह हुआ, इसका सतह का तापमान की बात करेंगे तो 6000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये इसको आउटर भी बोलते हैं, आउटर हिस्सा 6000 है। इनर की बात करेंगे तो बीच का केंद्र का तापमान बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। इसके तापमान को पृथ्वी पे, सॉरी, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पे पहुंचने में कितने, 8 मिनट 16 सेकंड के आसपास लगते हैं। और सौर चक्र की खोज हेनरिक श्रावे ने की थी 1843 में की थी। सूर्य पर नया और चक्र 5 जनवरी सूर्य पर नया सौर चक्र 5 जनवरी 2008 को मतलब क्या होता है, शुरू किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली सदृश किरणें परावैंगनी एवं अवरक्त किरणें हैं।
पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य का प्रकाश मंडल पूर्णतः ढक जाता तो सूर्य किरीट दिखाई देता है। सर्वप्रथम कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो सत्य नहीं है, मतलब कोई भी सत्य नहीं, मतलब इसमें कोई भी नहीं लिया है, डेट मीन सारे ही सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे सही, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश से निकलने वाले अदृश्य किरणें परावैंगनी एवं अवरक्त किरणें हैं। बिल्कुल परावैंगनी किरणें जो अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं, जिससे हानिकारक किरणें होती है ये। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य का प्रकाश मंडल पूर्णतः ढक जाता है उसको किरीट कहते हैं। बिल्कुल किरीट, कोरोना भी कहते हैं इसको। और सर्वप्रथम कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, घूमते हैं। मतलब पृथ्वी भी घूमती है और अन्य ग्रह की बात करेंगे वो भी घूमती है। मतलब सबके सब क्या होते हैं, तो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो सूर्य के प्रकाश से निकलने वाले अदृश्य किरणें परावैंगनी एवं अवरक्त किरणें हैं। हमारा सूर्य अपनी मंदाकिनी आकाश गंगा के परितः वृत्ताकार पथ में 250 किलोमीटर प्रति वेग से घूम रहा है। आप बोलोगे सर सूर्य भी घूम रहा है, बिल्कुल। तो सूर्य भी कैसे घूम रहा है आपको ध्यान में रखना है, सिंपल प्रश्न है। जैसे बात करेंगे, हमारा प्लानेट जो है जो सूर्य की परिक्रमा लगाता है, ठीक है। पृथ्वी जैसे जितने भी प्लानेट हैं, ठीक है, मतलब ग्रह है, ठीक है, क्या कर रहा है सूर्य के, ठीक है, चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। ये सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है, ग्रह जो है सो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। लेकिन ग्रह भी तो किसी का हिस्सा है, तो ये सॉरी सूर्य भी तो किसी का हिस्सा है। तो सूर्य जो है ना वो मिल्की वे के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। मंदाकिनी जो होता है ध्यान में रखेंगे, मंदाकिनी हमारा जो मिल्की वे उसके चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। और क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ध्यान रखना ग्रह के चारों घूमते हैं, तो ये सब आपस में नहीं टकराते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से ये लोग सब क्या होते हैं, आपस में नहीं टकराते। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो मान लीजिए पृथ्वी के बगल से एक ग्रह जो होगा सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, फिर दूसरा होगा सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है, फिर तीसरा होगा सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। ये जो है ये कक्षा है, ठीक है, कोई किसी के कक्षा में नहीं जाता है, ठीक है। मतलब ये पृथ्वी का कक्षा है, ये किसी और प्लानिट का कक्षा है, ये किसी और प्लानिट का कक्षा है, ठीक है। लेकिन एक गधा ग्रह था जिसका नाम था क्या नाम था, प्लूटो, ठीक है। वो क्लास का ऐसा बच्चा था जो अपने क्लास को छोड़ के किसी दूसरे के क्लास में चला जाता था। मतलब वो अपने कक्षा में न रखे ना, वो किसके कक्षा में, शुक्र की किसके कक्षा में चला जा रहा था याद नहीं आ रहा मुझे, या किसी दूसरे के कक्षा में चला जा रहा, इसके लिए उसको ग्रह के कैटेगरी से उसको बाहर निकाल दिया। मतलब ग्रह बनने का सबसे बड़ा कंडीशन क्या है, तो आपको अपने ही कक्षा में रहना है, ठीक है, अपने अपने ही मतलब इसमें जैसे ये है इसी में रहना है, ठीक है। कोई किसी में निकल कर नहीं जाएगा। ये सब आपस में क्या होता है, स्टेबल होते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से मिलती है, तो सूर्य से इनको ग्रेविटेशनल फोर्स मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। चलिए तो ये थोड़ा मिटा दूं मैं जरा। तो मैं एक मैप डालूंगा, मैप के माध्यम से मैं आप लोग को समझा दूंगा, ठीक है। थोड़ा देर में मैं डाल के बताता हूँ। और यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय किरीट दिखाई देता है जो प्रतिवर्ष सूर्य 12 तारामंडलों से होकर गुजरता है। सूर्य का तापमान प्राप्त करने के लिए स्टीफन नियम का उपयोग किया जाता है। ये बहुत सुंदर प्रश्न है, सूर्य के तापमान को प्राप्त करने के लिए किस नियम का यूज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखें स्टीफन नियम का। सर्वप्रथम कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, तथा केपलर ने इसे गणितीय पैमाने पर सिद्ध किया था। ग्रहों का नियम, गति नियम किसने दिया था, तो ग्रहों का गति नियम की बात करेंगे तो केपलर महोदय ने दिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना। जब ग्रह सूर्य से दुरुस्त होता है, मतलब सबसे दूर होता है, ठीक है, तो उसकी चाल न्यूनतम होती है। जब वह सूर्य के समीपिष्ट होता है, मतलब पास में होता है, तो उसकी चाल अधिकतम होती है। ये केपलर का ग्रह गति नियम, ग्रह गतिकी का दूसरा नियम है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ग्रह एक अभिकेंद्र बल का कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है, ठीक है। मतलब अभिकेंद्र में बाहर की ओर होते हैं ना, तो वो सूर्य की ओर उसकी, ठीक है, क्या होती है, दिशा होती है। नियम न्यूटन ने दिया था। अभिकेंद्र बल ग्रह तथा सूर्य के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो सारे ही सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, ठीक है। अब कैप्लर ने ग्रहों संबंधी 3 नियम दिए थे, कब दिए थे, तो 1591 में दिया था, 1591 में दिया था। पहला क्या था, कक्षाओं का नियम। सभी ग्रह सूर्य के चारों दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। आप बोलोगे सर दीर्घ वृत्ताकार क्या है, तो ये अंडाकार, ये दीर्घ वृत्ताकार हो गया, ठीक है। अब बोलेंगे गोलाकार क्या होगा, तो गोलाकार ये होता है, ठीक है, पूरी तरह से गोला। दीर्घ वृत्ताकार कैसा होता है, ये दीर्घ वृत्ताकार हुआ, ठीक है। ध्यान रखेंगे, तो सभी जो प्लानेट है वो क्या करते हैं, सूर्य की कक्षा के दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। क्षेत्रफल का नियम भी दिया। यह नियम बताता है कि जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ होता है तो उसकी चाल न्यूनतम होती है, तथा जब सूर्य के समपिष्ट होता है तो उसकी चाल क्या होती है, अधिकतम होती है। एक परिक्रमण का नियम दिया, जो यह सूर्य से जितना दूर होगा
उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। बिल्कुल ठीक है। मान लीजिए किसे, ठीक है, ये सूर्य है, ठीक है, ये एक सूर्य है, और यहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी का समय काल क्या होगा, अगर पास में है तो सबसे नजदीक में तो इसे बुध है, तो बुध का समय काल जो होगा परिक्रमण सूर्य का कम होगा, 88 दिन ही लगाता है। और पृथ्वी लगभग 365 दिन के आसपास लगा देता है, ठीक है। जो सबसे दूर होगा, जो यहाँ पे है, तो उसको घूमने के लिए अधिक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा का निर्माण करना पड़ेगा, तो उनकी समय भी क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो 1591 में केपलर साहब ने 3 नियम दे दिए, ठीक है। केपलर के नियमों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाले। क्या चीज निष्कर्ष निकाले? तो केपलर ने जो नियम दिए उसमें न्यूटन ने निष्कर्ष क्या निकाले, ग्रह पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करे जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है, ठीक है। तो अभिकेंद्र बल ध्यान में रखना है, ग्रह पे काम करता है और उसकी दिशा किधर होती है, तो सूर्य की ओर होती है, ये भी आप ध्यान में रखना है। यह बल ग्रह तथा सूर्य के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और यह बल ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, अतः सभी कथन सही है, ठीक है। तो केपलर ने जो नियम दिए थे 1591 में दिए थे, और उसी आधार पे मतलब 3 नियम किसने दिए, तो उसमें न्यूटन ने भी अपने कुछ नियम दिए, तो आप इसे याद कर सकते हो। ये प्रश्न जरा आप लोग देखना, चंद्रमा के संदर्भ में दिए गए निम्न कथनों पर विचार करना। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र और सौर प्रणाली का चौथा बड़ा उपग्रह है, ठीक है। ध्यान रखना है, इसे जीवाश्म ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के तौर पर जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शी ऑफ ट्रांकुलिटी अर्थात शांति सागर चंद्रमा पे स्थित है, जो बर्फ का एक सागर है, गलत है। वहां पे क्या है, ब्लैक स्पॉट है, धब्बा है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखो 1969 में जब अपोलो 11, ठीक है, क्या नाम था, अपोलो 11 जब चंद्रमा पे उतरती है, तो सी ऑफ ट्रांकुलिटी अभी शांति सागर में ही उतरती है, ठीक है, उसी के पास में उतरती है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र सौर प्रणाली का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, सौर प्रणाली का 5th लार्जेस्ट, ठीक है। अगर पूछेंगे सौर प्रणाली का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो सबसे बड़ा उपग्रह जब से आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, बृहस्पति का कौन सा है जो सबसे बड़ा है, क्या नाम है? गैनीमेड। हाँ, गैनीमेड की बात करेंगे तो ध्यान रखना ये सबसे बड़ी है गैनीमेड, ठीक है। तो गैनीमेड भी क्या है, चंद्रमा है, लेकिन किसका चंद्रमा है, तो ये बृहस्पति का चंद्रमा है, ठीक है। पृथ्वी के पास भी चंद्रमा है लेकिन एक ही है, बृहस्पति जैसा बहुत सारा नहीं है। तो पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी के बाद चंद्रमा जो है उसका नाम क्या है, पृथ्वी के बाद जो चंद्रमा है उसका नाम भी चंद्रमा ही है, ठीक है। ध्यान रखना है, ठीक है। उपग्रह का नाम क्या है, प्राकृतिक उपग्रह का नाम चंद्रमा है। तो बहुत सारे हैं। दूसरा नंबर पे बात करेंगे तो आपका दूसरा नंबर पे किसका आता है, टाइटन आ जाता है शनि का। लेकिन अगर पूरे सोलर सिस्टम में बात करेंगे तो चंद्रमा जो है 5th स्थान पे है, ठीक है, 5वां सबसे बड़ा है। इसे जीवाश्म ग्रह की उपमा दी गई है। इसे संगठन एवं संरचना का अध्ययन चंद्र विज्ञान या फिर सेलनोलॉजी या फिर सेलनोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो सेलनोग्राफी या फिर चंद्र विज्ञान, चंद्रमा विज्ञान, ये सारे कहे जाते हैं, ठीक है। चंद्रमा का घनत्व पृथ्वी के घनत्व की तुलना में क्या है, कम है। इसकी भूप्रपट्टी पृथ्वी की अपेक्षा अधिक ठोस होती है। चंद्र भूप्रपट्टी का प्रचुर मात्रा में पाया जाना तत्व क्या है, ऑक्सीजन और सिलिकेट है। मतलब वहां के ऑक्सीजन और सिलिकेट पाया जाता है, इसलिए भविष्य में अंदाजा लगाया जा सकता है भाई साहब चंद्रमा पे लोग निवास कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे ऑक्सीजन की संभावना है। धरातल पे पर्वत, क्रेटर तथा घाटी इत्यादि बिखरे हैं, ठीक है। ये जो क्षेत्र जो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, एक मतलब ना किस प्रकार का पर्वतीय क्षेत्र, मतलब काफी वहां पे ना चट्टान जैसा इलाका है, ठीक है। और यहीं पे आप देखोगे तो अपोलो 11 की बात की, नासा का एक स्पेस क्राफ्ट था जो कि चंद्रमा पे उतरा था 1969 में, ठीक है। और वहां पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन साहब जो थे वहां पे उतरे, ठीक है। और इसी स्थान को सी ऑफ ट्रांक्विलिटी मतलब शांति सागर के तौर पे भी जाना जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखोगे। चंद्रमा भूकंपीय दृष्टि से निष्क्रिय, जहां विवर्तन की घटना नहीं होती, मतलब चंद्रमा पे भूकंप नहीं आ सकता है, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा असत्य है, पेरिजी चंद्रमा के पृथ्वी से निकटतम स्थिति है, ठीक है। एक चंद्रमा दिवस, ठीक है, 27 दिन, ठीक है, 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकेंड का होता है, ठीक है। ध्यान रखें, तो ये 27 नहीं होगा, ये आई थिंक 28 होता है, ठीक है। चंद्रमा का अक्षीय झुकाव की बात करेंगे तो 5 डिग्री है, ठीक है। तो बताना है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की रेखीय स्थिति सिजगी कहलाती है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा कौन कर रहा था, सूर्य की परिक्रमा के ध्यान में रखेंगे चंद्रमा, सॉरी, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। और ये आपका पृथ्वी हो गया, पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा था, पृथ्वी की परिक्रमा की बात करेंगे तो चंद्रमा कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सूर्य क्या है, एक आपका तारा है, ठीक है, सौरमंडल का मुखिया है, और मुखिया का परिक्रमा सूर्य जैसे अन्य ग्रह भी करते हैं। और चंद्रमा जो होगा सूर्य का उपग्रह है, तो वह पृथ्वी का परिक्रमा करता है। तो सूर्य से भी बड़ा तो कोई है ना, तो सूर्य से बड़ा की बात करेंगे तो आकाश गंगा है, ठीक है।
तो सूर्य जो है से आकाश गंगा, जिसका नाम क्या है मिल्की वे, तो सूर्य मिल्की वे का परिक्रमा करता है, ठीक है। तो सूर्य आकाश गंगा का परिक्रमा करता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, और चंद्रमा या फिर उपग्रह जो हो जाएंगे जिस भी प्लानिट का, वो अपने अपने ग्रह की परिक्रमा करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में रखोगे क्या है, तो चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी की बात है 3,84,400 किलोमीटर है चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी। पेरिजी पर पृथ्वी के निकटतम बिंदु चंद्रमा के पृथ्वी से लगभग 36,330 किलोमीटर है, ठीक है। अपोजी पृथ्वी के दूरस्थ बिंदु चंद्रमा के पृथ्वी से लगभग, ठीक है। अपोजी का मतलब सबसे ना दूर होता है, ठीक है, क्या होता है, दूर होता है। वैसे एवरेज दूरी की बात करेंगे कितना है, 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है, औसत दूरी है। लेकिन बात करेंगे निकटतम कब हो जाता है, पेरिजी जो होता है निकटतम हो रहा है 3,63,000, ठीक है, 330 पे आ जाता निकटतम। अधिकतम की बात करेंगे तो 4,55,000 किलोमीटर पे हो जाता है। ये एवरेज दूरी है, ठीक है। तो आपको एवरेज दूरी याद करके रखना है, 3,84,400 किलोमीटर की बात करें एवरेज दूरी है। 3,63,030 किलोमीटर की बात करेंगे ये न्यूनतम है। अधिकतम की बात करेंगे तो 4,55,000 हो जाएगा, ठीक है। और चंद्रमा अपने अक्ष पे, ठीक है, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, मैंने 28 लिख दिया था, 29 होगा, ठीक है, 27 लिखा हुआ था, ठीक है। ध्यान रखना, इसी अवधि को क्या बोलते हैं, इसी अवधि को एक चंद्रमास कहते हैं, ठीक है। ऐसे 12 चंद्रमास की अवधि चंद्रवर्ष कहलाते हैं। जब ये 12 जब हो जाता है ना, तो वो क्या बनते हैं, चंद्रवर्ष कहलाते हैं, ठीक है। चंद्रमा के एक दिन की अवधारणा पृथ्वी के अन्य ग्रहों से भिन्न होता है। चंद्र दिवस 24 घंटे 52 मिनट की वह अवधि होती है जिसके दौरान पृथ्वी का चंद्रमा के सीध में स्थित बिंदु पर एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उसी देशांतर या बिंदु पर क्या होता है, पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्चुअल चीजें हैं, इसको आपको याद रखना चाहिए। ग्रुप में पीडीएफ डाला हुआ है, एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब और भी कुछ सोल्यूशन है, ध्यान में रखते हैं, ठीक है। सूर्य सूर्य पृथ्वी का चंद्रमा की सापेक्षिक खगोलीय स्थिति में है। परिवर्तन के कारण सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की सापेक्षिक खगोलीय स्थिति में आ जाता है, ठीक है। तो इससे मतलब क्या होता है ना, जब ऐसा जब होता है, तो परिवर्तन के कारण सूर्य प्रकाश को परिवर्तित करने वाले चंद्रमा के धरातल का क्षेत्रफल बदलता रहता है, जिसे चंद्रमा की कला भी कहते हैं। सूर्य पृथ्वी का चंद्रमा की रेखीय स्थिति क्या कहलाती है, सिजगी कहलाती है। और चंद्रमा किसी खगोलीय स्थान से पृथ्वी के चतुर्दिक परिक्रमण यात्रा पूरी करती है। और इसमें जो उसको जो समय जो लगता है, इसमें इसको समय लगता है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट, ठीक है। मतलब पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में इनको कितना लग जाएगा, तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट का समय लगता है, साथ में 15 सेकेंड भी। और इस अवधि को नक्षत्र माह भी कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं बुध के संदर्भ में। बुध को क्या बोलते हैं, मरकरी। मरकरी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे सबसे सूर्य के सबसे नजदीक है, ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद बात करेंगे तो ये सबसे छोटा भी है, ठीक है, छोटा भी है। लेकिन क्या अभी सबसे छोटा है, हमेशा से ये सबसे छोटा था, नहीं। जब प्लूटो हुआ करता था तो प्लूटो सौर परिवार का सबसे छोटा बच्चा था, लेकिन प्लूटो को जब बाहर कर दिया गया तो बुध सबसे छोटा ग्रह भी हो गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बुध सौरमंडल का प्लूटो के निष्कासन के बाद सबसे छोटा ग्रह है, बिल्कुल। बुध का तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है, बिल्कुल है, ठीक है। तापांतर मतलब ताप का अंतर, ठीक है। मतलब दिन में टेम्परेचर कुछ और, रात में टेम्परेचर कुछ और। जैसे आप राजस्थान के रेगिस्तान के इलाके में जाओगे तो दिन में वहां पे काफी अधिक टेम्परेचर आता है, 50 प्लस चला जाता है, ठीक है, 50-60 के आसपास चला जाता है। लेकिन रात में वही टेम्परेचर ना माइनस में चला जाता है, ठीक है। तो तापांतर बहुत ज्यादा होगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, ठंडा के दिनों में दिन में टेम्परेचर क्या रहेगा, मान लीजिए दिन में टेम्परेचर 10 डिग्री है, 12 डिग्री है, या फिर 5 डिग्री है, 7 डिग्री है, जो भी हो, तो रात में टेम्परेचर कम होकर 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री चला जाता है, ठीक है। तो ज्यादा का डिफरेंसेस नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह है जहां पे क्या होता है, दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है भाई दिन में टेम्परेचर, क्योंकि सूर्य के नजदीक है, सूर्य की किरण पड़ती है, तो टेम्परेचर अधिक होता है। लेकिन रात में टेम्परेचर क्या होता है ना, बहुत कम हो जाता है। सूर्य के अलावा बुध को भी प्रातः या फिर सांझ का तारा कहा जाता है। शुक्र के अलावा ध्यान रखेंगे तो सारे ही सारे कथन की बात करेंगे, सही है इसमें, ठीक है। बुध सूर्य से सबसे नजदीक की ग्रह है। यह सौरमंडल का प्लूटो के निष्कासन के बाद सबसे छोटा ग्रह भी है। इसका व्यास की बात करेंगे 4880 किलोमीटर है। इसका घनत्व की बात करेंगे 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है, जो लगभग पृथ्वी के बराबर है, ठीक है। बुध का तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक होता है। दिन में इसका तापमान की बात करें 390 डिग्री सेल्सियस होता है दिन में, ठीक है। तो दिन में 390 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत अधिक है। और रात में ही गिर कर मतलब क्या हो जाता है, 170 हो जाता है। कितना डिग्री का अंतर हो गया, ठीक है। तो 560 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो जाता है, क्योंकि आप 390 प्लस पे हो, 390 प्लस पे हो, ध्यान में रखेगा। इसको मतलब जीरो पर लाने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा, और फिर जीरो से फिर निगेटिव जाने के लिए फिर 370 जाना पड़ेगा। तो 560 डिग्री सेल्सियस के यहाँ पे टेम्परेचर में
अंतर है, इसीलिए इसकी तापांतर की बात करेंगे सर्वाधिक है। ठीक है, ये सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला भी ग्रह है, जो कि 48 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में 48 किलोमीटर की गति से सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय अर्थात मात्र 88 दिन में पूरा कर लेता है। सूर्य की परिक्रमा करने में, ठीक है, ध्यान रखिए, सबसे कम समय किसको लगता है? किसको लगता है? तो बुध को लगता है। लेकिन अपने अक्ष पे परिक्रमा करने में अगर सबसे कम समय की बात करें, बृहस्पति को लगता है। अब मैंने बता दिया परिक्रमा क्या होता है। तो परिक्रमा सूर्य के करेगा, जब सूर्य के चारों ओर जब घूमेगा, मान लीजिए सूर्य सूर्य है, ठीक है, इसको सूर्य के चारों ओर अगर बात करेंगे तो बुध अगर घूम रहा है, तो बुध को सबसे पास है ना, तो बुध को मात्र 88 दिन ही लगता है। ठीक है, अब पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी थोड़ा दूर है, तो पृथ्वी दूर है, जब ये घूमेगा तो पृथ्वी को 365 दिनों के आसपास लग जाता है। तो ये तो हुआ अपने अक्ष सूर्य की परिक्रमा करना, ठीक है। लेकिन बुध हो गया या फिर पृथ्वी को अपने अक्ष की भी परिक्रमा करते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ अपने ही अक्ष पे घूम रहा है। ठीक है, अपने ही अक्ष पे, मतलब क्या हो रहा है, घूम रहा है, किसी का परिक्रमा नहीं करना है। मतलब जैसे आप जो है एक जगह पे खड़ा हो जाओ, एक पैर को ऊपर उठा लो, एक पैर पे ही आप घूम रहे हो, तो उसको बोलेंगे अपने अक्ष पे घूमना। तो जब अपने अक्ष पे जब घूमता है तो उससे क्या होता है ना, तो उससे दिन और रात चेंज होता है पृथ्वी पे। और जब एक मतलब पूरे सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, साल बदलता है, मौसम बदलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखता है। अपने अक्ष पे जो बहुत जल्दी घूम जाता है वह बृहस्पति है। ठीक है, इसको सबसे कम समय लगता है अपने अक्ष पे घूमने के लिए, बृहस्पति को। ठीक है, लेकिन सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम की बात करेंगे तो बुध को लगता है, ये भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक निकट का ग्रह है और आकार इत्यादि में समरूप होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ठीक है, सौर मंडल का सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह भी है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सबसे अधिक तापमान की बात करेंगे तो किसका है सौरमंडल में? शुक्र का है। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है भाई? शुक्र के बाद, बिल्कुल ठीक है। शुक्र अपने अक्ष पे विपरीत दिशा में अर्थात पूरब से पश्चिम यानी घड़ी के सुई के अनुरूप घूर्णन करता है। ठीक है, बिल्कुल, शुक्र भी है, एक अरुण भी है। ठीक है, आप देखोगे इसे मतलब क्या होता है, घड़ी जैसे कि से मान लीजिए कोई प्लानेट है, सपोज दैट, मतलब मान लीजिए कुछ प्लानेट है, ठीक है, मान लीजिए घड़ी है, ठीक है, घड़ी में 6 यहाँ पे बजता है, 12 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है। ठीक है, और ध्यान में रखेंगे ये कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, गलत तो नहीं लगाया? ठीक है, अब घड़ी कैसे चलती है? तो घड़ी मान लीजिए यहाँ से शुरू होगी तो ऐसे चलती है। ठीक है, ऐसे 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 घड़ी चल रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे घड़ी चल रही है। तो प्लानेट जो होता है ना वो उल्टा चलता है। ठीक है, वो सूर्य, मान लीजिए घड़ी को अगर एक सूर्य मान लेते हैं ना, तो चंद्रमा अगर घड़ी को अगर मान लेते हैं, तो और जो प्लानेट जो होता है, ग्रह जो होता है, ऐसे चलता, उल्टा उल्टा, घड़ी के उल्टा दिशा में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ध्यान रखें, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। जितने भी प्लानेट है, अगर मैं बात को शुक्र को छोड़ देता हूं, तो बाकी जितने भी प्लानेट है, और एक और भी अरुण है ना, शुक्र अरुण, उनको अरुण छोड़ है देता हूं, सर, सबके वरुण है कि अरुण है? अरुण है सर। तो वही तो अरुण ही तो बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो शुक्र और अरुण को छोड़ देते हैं तो सबके सब एंटी क्लॉकवाइज आते हैं, मतलब घड़ी के उल्टा दिशा में घूमते हैं। लेकिन शुक्र और अरुण एक ऐसे प्लानेट है जो कि क्लॉकवाइज जाता है, मतलब घड़ी के दिशा में। ठीक है, घड़ी जैसे चलती है वैसे घूमता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो क्या था यहाँ पे, तो शुक्र अपने अक्ष पे विपरीत दिशा में अर्थात पूरब से पश्चिम यानी, ठीक है, घड़ी की सुई के अनुरूप घूर्णन करता है। मतलब जैसे प्लानेट वैसे घड़ी चलता है उस तरीके से सूर्य, शुक्र और बाकी सबके सब मतलब क्या होता है, उल्टा चलता है। तो सभी कथन की बात करेंगे, सही है, ध्यान में रखना, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, पृथ्वी के आकार के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए इसको मतलब पृथ्वी का क्या बोलते हैं, तो पृथ्वी का इसका बहन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ये सौरमंडल का सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह है। सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता 70% होने के कारण शुक्र और सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। ठीक है, शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसके कारण इसके वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल पाए जाते हैं। शुक्र अपने अक्ष पर विपरीत अर्थात पूरब से पश्चिम यानी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, घड़ी के सुई के अनुरूप ही घूर्णन करता है, पूरब से पश्चिम। बाकी सबके सब कैसे जाती है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, पश्चिम से पूरब। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलेंगे पृथ्वी के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी आकार में सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा तथा सूर्य के दूरी के क्रम में तीसरा है। बिल्कुल सही है, पृथ्वी की अगर बात करें आकार में 5वां है, लेकिन सूर्य से अगर दूरी की बात करेंगे तो तीसरा नंबर पे आएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। ठीक है, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,755 या फिर 12,756 कह लीजिए। ठीक है, बिल्कुल वो ठीक है। और
और ये भूमध्य रेखीय व्यास है, ठीक है, तथा सूर्य से औसत दूरी की बात करेंगे तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है, बिल्कुल। औसत दूरी की बात करेंगे उसे 15 करोड़ भी आप मान सकते हो। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी के 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है, 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। क्या सही है? सारे ही सारे कथन की बात करेंगे सही है, ठीक है। पृथ्वी आकार में सौरमंडल का पांचवां सबसे बड़ा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,755.6 किलोमीटर था। सूर्य से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,712 किलोमीटर, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंसेस कितना? तो 42 किलोमीटर का डिफरेंसेस है। पूछ देगा तो बताओ पृथ्वी का रेखीय व्यास और पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास के बीच में अंतर कितना है? तो 42 किलोमीटर का अंतर है। ये कई बार प्रश्न में पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर ध्रुवीय व्यास अगर पूछा जाएगा तो 12,756 किलोमीटर बताओगे आप। अगर सॉरी, रेखीय व्यास अगर पूछा जाएगा तो 12,756 किलोमीटर बताना है। अगर ध्रुवीय व्यास अगर पूछा जाएगा तो 12,712 किलोमीटर बनाना है। और दोनों के बीच में डिफरेंसेस की बात करेंगे तो ध्यान में रखना कितनी डिफरेंसेस है? तो 42 किलोमीटर है। ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है, भूमध्य रेखीय परिधि 40,076 किलोमीटर है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड लगाती है, ठीक है। हम लोग बोल तो देते हैं भाई साहब 24 घंटा का समय लगाता नहीं, लेकिन 23 घंटा 56 मिनट का समय लगता है। यही जो 4 मिनट बढ़ते 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 क्या हो जाता है ना, एक लीप ईयर बनाता है, ठीक है। ये सूर्य की परिक्रमा लगभग 365.26 दिनों में पूरा करता है। अपनी परिक्रमा का लगभग 365.6 दिन में पूरा करती है। अपनी परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग 29.8 किलोमीटर की गति के माध्यम से, मतलब 1 सेकंड में, ठीक है, इसका जो होता है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। तो सारे ही सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। मंगल ग्रह के विषय में दिए गए विकल्पों में से कौन सा असत्य है? ठीक है, बात किसके बारे में हो रहा है? मंगल ग्रह के संदर्भ में बात हो रही है। मंगल पर पृथ्वी के सदृश से लगभग समान अवधि का दिन रात पाया जाता है, ध्यान रखें, बिल्कुल ठीक है। मंगल के पास अपना खुद का वायुमंडल है, ध्यान में रखना है, ये भी ठीक है। मंगल का आकार में छठा सबसे बड़ा ग्रह, ये भी गलत है, ठीक है, तो ये गलत है, छठा नहीं है। फोबोस और डिमोस की बात करेंगे तो इसके दो ही ग्रह है, ठीक है। फोबोस और डिमोस, उसमें से पूरे वायुमंडल का, तो सॉरी, पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा जो उपग्रह जो है इसी के पास है, इसका नाम क्या है? डिमोस है। मंगल सौरमंडल के पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे नंबर पे, मतलब पृथ्वी के बाद है, और आकार में सातवें स्थान पे, ठीक है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से बात करेंगे तो चौथे नंबर पे है। आकार की बात करेंगे तो कितने नंबर पे है? तो आकार की बात करेंगे तो ये सातवें नंबर पे। हाँ बिल्कुल, मंगल अपने अक्ष पे 12 डिग्री, ठीक है, सॉरी 25 डिग्री 12 मिनट एवं 23 सेकेंड में एक घूर्णन चक्र पूरा करता है, ठीक है। मंगल का परिक्रमा अवधि 687 दिन का है, ठीक है, कितना है? 687 दिन का है। मंगल के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 1.3% नाइट्रोजन, 1 से 2% ऑर्गन तथा कुछ ऑक्सीजन पाए जाते हैं, ठीक है। इसके दो उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, ठीक है। मंगल पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, इसको ओलंपिस कहते हैं, निक्स ओलंपिया, ठीक है, वो कहाँ पे है? तो आपको मंगल पर देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। सबसे बड़ी घाटी की बात करें, मेरी नेरिस है। भारत का मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए प्रथम अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन एमओएम का मंगलयान है, ठीक है, ध्यान रखें, मंगलयान 2008 का मिशन है, ठीक है, सॉरी 13 का मिस्टेक, चंद्रयान पहला जो था 8 का था। 5 नवंबर 2013 को, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण पीएसएलवी पीएसएलवी C-25 के द्वारा किया गया। भारत अपने सफलता से मार्शियन इलीट क्लब, अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ में शामिल होने वाला एशिया का पहला भी देश बन गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, एशिया का पहला देश है, अमेरिका, रूस, यूरोपियन संघ के बाद, ठीक है। हमारे जो करेंसी जो थी उसमें आप ध्यान में रखोगे, जो करेंसी जो थी 2000 का नोट, उसमें मंगलयान के बारे में दिखाया हुआ था। अपने अक्ष पे सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूमने वाला ग्रह तो कौन है भाई साहब? बृहस्पति। अपने अक्ष पे बात हो रहा है, सूर्य के चक्कर सबसे तेजी में कौन लगाता है? तो कौन लगाता है? तो ध्यान में रखेंगे, क्या नाम है उसका? बुध। लेकिन अपने अक्ष पे, तो अपने अक्ष पे बृहस्पति, ठीक है। इसके बलयों का निर्माण सिलिकेटों से हुआ है। इन बलयों का जोवियन बला भी कहा जाता है। इस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं, बिल्कुल, मास्टर ऑफ गॉड्स मतलब सभी देवताओं का गुरु कहते हैं ना। बृहस्पति क्या है? सभी देवताओं को क्या है? गुरु है, ठीक है, तो ये भी सही है आपका, ठीक है। मास्टर ऑफ गॉड्स का उपमा दिया गया है, ठीक है। सर्वाधिक तेजी से अपने अक्ष पे घूमती है, ठीक है। मात्र इसको 9 घंटे 55 मिनट लग जाते हैं, मतलब यहाँ पे अगर दिन और रात परिवर्तन होने में मात्र 9 घंटे में ही हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखना। लेकिन बृहस्पति का परिक्रमण अवधि की बात करेंगे, परिक्रमण वर्ष सूर्य के परिक्रमा लगाने में इसको 11.86 वर्ष लग जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इनके जो वलय जो होते हैं, ध्यान रखो, उसको जोबियन वलय भी कहा जाता है। बृहस्पति के
मान्य उपग्रहों की संख्या पे 79 दिया हुआ है, लेकिन घटते बढ़ते रहता है। जिसमें बात करें गैनीमेड की बात करेंगे, सबसे बड़ा गैनीमेड इनका भी सबसे बड़ा, पूरे सौर मंडल का भी गैनीमेड सबसे बड़ा है। जबकि डिमोस की बात करेंगे तो मंगल का भी छोटा है, पूरे सौर मंडल का भी सबसे छोटा है। ठीक है, अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन कीजिए। शनि सौरमंडल का दूसरा सर्वाधिक बड़ा ग्रह है, बिल्कुल ठीक है। शनि का घनत्व सौरमंडल में सबसे अधिक है, गलत है। ठीक है, सबसे कम है। सबसे कम इसलिए भी है क्योंकि ये समुद्र पानी वगैरह पे इसको अगर रख देंगे ना तो तैरने लगेगा। ठीक है, इतना इसका डेंसिटी कम है। शनि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह की बात करेंगे टाइटन है, तो 1 और 3 तो बात करेंगे सही है। ठीक है, इसका औसत घनत्व 0.96 ग्राम घन सेंटीमीटर सभी ग्रहों में सबसे कम है, न कि सबसे अधिक है। ठीक है, क्या पाया जाता है इसके वायुमंडल में? तो इसके वायुमंडल में मीथेन पाया जाता है एवं अमोनिया के बादल छाए रहते हैं। ठीक है, शनि 10 घंटा 40 मिनट में अपने अक्ष पे घूर्णन करता है, मतलब एक पूरा घूर्णन अपने अक्ष पे 10 घंटा 40 मिनट लगता है। ठीक है, लेकिन शनि सूर्य की परिक्रमा में इसको बहुत समय लग जाता है, 29.5 वर्ष लग जाता है। ठीक है, शनि की कुछ प्रमुख विशिष्टता के इसके चारों ओर पाए जाने के कारण छल्ले मतलब रिंग्स पाए जाते हैं इसके चारों ओर। वर्तमान में इसकी ग्रहों की संख्या 82 के आसपास पाई गई है। देखोगे तो उपग्रह की बात करेंगे ज्यादा है। ठीक है, टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका व्यास की बात करेंगे तो ध्यान में रखना कितना है, तो व्यास इसकी कितना है? टाइटन के व्यास की बात करेंगे तो 5150 किलोमीटर है। ठीक है, दूसरा इसका सबसे बड़ा प्लैनेट की बात करें रिया है। ठीक है, सबसे बड़ा टाइटन। रिया की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा है, ये भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, सौर मंडल का एकमात्र उपग्रह है जिसके पास अपना अस्थायी वायुमंडल है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो कथन 2 की बात करेंगे आपका गलत था। ठीक है, सबसे अधिक नहीं होगा, सबसे कम होगा, और ये पानी पे भी तैरने लगता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग 32 से कंटिन्यू करेंगे आगे। आज हमने 12 पेज था ना, तो 6 पेज तो हमने करा दिया ना, बाकी 6 पेज जो है कल के क्लास में होगा, तो इसकी कल की क्लास लूंगा मैं। ठीक है, आ जाइएगा सभी लोग समय से। बाकी यूट्यूब पे क्लासेज आती है तो 2-3 लोग भी रहेंगे ना, तो मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि यूट्यूब के लिए मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना रहता है, तो 2-3 लोग भी आएंगे तो आपकी क्लासेस हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर लोग नहीं आ पा रहे तो उसका गलती मेरे में ही है, क्योंकि मैं रेगुलर